जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की राजनीतिक दलों से बातचीत से आतंकी बौखलाए हुए हैं। पहले जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला किया गया। ड्रोन वाली साजिश के पीछे कौन है, इसका पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। इसी बीच कल रात अवंतीपोरा में कायर आतंकियों ने एक एसपीओ, उनकी पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। तो जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकी हमले में पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। अवंतीपोरा में आतंकियों ने बीती रात पुलिसकर्मी फयाज अहमद के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें फयाज अहमद शहीद हो गए। पत्नी और बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस कायराना हमले की निंदा की है। तो ये तस्वीरें जो आ रही हैं अवंतीपोरा से, एसपीओ के घर में 3 लोगों की मौत हुई है उनके समेत, और साथ ही सेना ने पूरे इलाके को इस वक्त घेर लिया है और जांच एजेंसियां इसके पीछे किसका हाथ है, किस आतंकी संगठन का हाथ है, उसकी जांच चल रही है। घर में घुसकर उनकी हत्या की गई कल शाम। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर कल हुए ड्रोन हमले के पीछे कौन है, इस सवाल की तह तक जाने के लिए कई एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। एनआईए ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। कल देर शाम एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंच गई। अभी तक की गई जांच में पता चला है कि ड्रोन अटैक का निशाना कहीं और था, लेकिन वो कहीं और जाकर गिरे। ये 2 तस्वीरें जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में धमाकों के पीछे गहरी साजिश होने के संकेत दे रही हैं। दिन में एनआईए की टीम ने जांच की तो रात में एनएसजी के जवान मौके पर पहुंचे। साफ है, घटनास्थल और आसपास की सुरक्षा को लेकर एजेंसियां मुस्तैद हो गई हैं, क्योंकि अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि इस हमले का पहला टारगेट एयर ट्रैफिक कंट्रोल था। दूसरा टारगेट था करीब ही पार्क किए गए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर्स। दोनों टारगेट पर हमला करने में नाकामयाबी मिली। जानकारी के मुताबिक एक ड्रोन में करीब 5 किलो TNT विस्फोटक था, दूसरे ड्रोन में इससे कम वजन का विस्फोटक मौजूद था। बताया ये जा रहा है कि इस ड्रोन के निशाने पर इस एयरफोर्स स्टेशन का वो टेक्निकल एरिया था जो इस एयरफोर्स स्टेशन का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। दरअसल इस टेक्निकल एरिया में न केवल एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इमारत है, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पर MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं। इस मामले में जांच एजेंसी एनआईए ने जम्मू के बेली चारना से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। दोनों पर आतंकी संगठनों की मदद करने का आरोप है। अभी तक की जांच में हमले के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है, और यहीं से ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने संवेदनशील और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में धमाके को कैसे अंजाम दिया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक अगर इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है तो वो ड्रोन सीमा पार से नहीं, बल्कि इस एयरफोर्स स्टेशन के आसपास से ही किसी इलाके से उड़ाया गया है। एयरफोर्स स्टेशन के सबसे पास वाली सीमा आरएसपुरा है, जो यहाँ से करीब 18 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस पर है। जांच एजेंसियों के मुताबिक 18 किलोमीटर की दूरी के बीच कई सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं और उनकी नजर से इस ड्रोन का बचना नामुमकिन था। ऐसे में पाकिस्तान ने अपने किसी आतंकी को इस ड्रोन को एयरफोर्स स्टेशन के पास से ही उड़ाने की हिदायत दी होगी। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 1:45 बजे जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में 2 धमाके हुए थे। पहला हमला एक इमारत की छत पर हुआ, दूसरा खुली जगह में हुआ। एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया में हुए दोनों धमाकों में 2 जवान घायल हुए हैं। चलिए तो आपको सीधा लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। जम्मू से अजय बाचलू और श्रीनगर से आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही 2 मेहमान भी होंगे, एयर कॉमोडर अनिल शर्मा और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अजय, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले की जांच चल रही है। एजेंसियों ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वहां से, और जो 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है?
पाकिस्तान। अच्छा, ऐसा लगता है कि इस वक्त अजय के साथ हमारा फोन लाइन पर संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें अजय ने जम्मू से भेजी हैं जहां लोग इकट्ठा होकर पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। और ये इसी के चलते हुआ है कि जो एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला हुआ उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ भी सस्पेक्ट किया जा रहा है। अजय एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए हैं। अब अजय, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें हैं आपके बैकग्राउंड में, पहले वो आप हमें बताइए। और जांच एजेंसियों ने जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया है उनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाता हूं किस तरह यहां पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है लोगों का। दरअसल पाकिस्तान ने न केवल यहां जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया, बल्कि जिस तरह से कश्मीर में फैयाज के परिवार को निशाना बनाया गया उसके खिलाफ यहां लोगों का गुस्सा है। लगातार पाकिस्तान के खिलाफ यहां नारेबाजी की जा रही है, पाकिस्तान का झंडा फूंका गया है और लगातार अब यहाँ के लोग ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जो कभी सुधर नहीं सकता। यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि 1965 और 1971 में जिस तरह का सबक पाकिस्तान को सिखाया गया था वही सबक दोबारा सिखाने का वक्त आ गया। 1965 और 71 का सबक दोबारा सिखाने का वक्त आ गया है पाकिस्तान। 71 और 65 की जंग याद करवाने का समय और इनको नस्ते-नबूद करने का समय, लाहौर पतरंगा झंडा उठाने का समय और सर्जिकल स्ट्राइक एक नहीं दर्जनों सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को समाप्त करने का समय। एक परिवार के 3 बंदे एक सेना के अंदर भर्ती है और तीनों मार दिए गए। धर्मपत्नी गई SPA की और उसका बच्चा भी चला गया। उसके बाद भी हम पाकिस्तान को शमूलियत करवाने की बातें करना चाहते हैं, ये बर्दाश्त नहीं। बड़ा गुस्सा है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी एक ही बार आर्या पार लगातार हमला और 65-71 की जंग याद करो, 65-71 की जंग याद करो। पाकिस्तान की इस तरह से यहाँ प्रीति मांग उठ रही है। और साथ में दूसरा, एजेंसियों ने जिन 2 लोगों को कल जम्मू से उठाया था पूछताछ के लिए उन्हें फिलहाल छोड़ दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही जो जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG है या जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या जो फोर्सेस है, स्पेशल फोर्सेस है एयरफोर्स के, वो लगातार जम्मू में अनेक स्थानों पर, चाहे वो एयरफोर्स से सटा हुआ बेलीचराना के इलाका हो या यहाँ पर निकी तवी का इलाका हो, उसके साथ लगातार रेड्स की जा रही हैं ताकि आतंकियों के उस मददगार को पकड़ा जा सके जिसने ये साजिश, ड्रोन वाली साजिश में पाकिस्तान का साथ दिया। जी प्रीति। अजय, काफी भावुक है लोग इस वक्त। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन चल रहा है और आपके पास ही रहना चाहूंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भावुक होना जायज है इस वक्त जब केंद्र सरकार ये कोशिश कर रही थी कि कश्मीर के सभी स्टेक होल्डर्स को बातचीत के लिए इकट्ठा किया जाए। कार्यवाही शुरू ही हुई थी कि ये लगातार 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे लोगों को खासी ठेस पहुंची है। अजय, जी बिल्कुल, लगातार एक तरफ अगर आप देखें कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की अमन बहाली की कोशिश शुरू की और सारे दलों को बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये बात हजम नहीं हुई। दूसरी बात जो पाकिस्तान को हजम ये नहीं हो रही वो ये कि उसके लगातार मंसूबे प्रीति जम्मू कश्मीर में फेल हो रहे हैं। कल ही जम्मू पुलिस ने एक शख्स को, 20 साल के एक शख्स को 5 किलो RDX के साथ पकड़ा और मंशा पाकिस्तान की फिर वही थी कि जम्मू के किसी भीड़-भाड़ वाले इलाके को टारगेट किया जाए, लेकिन पाकिस्तान की वो मंशा भी धराशायी रह गई। तो ऐसे में भारत जो है वो न केवल यहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को मन जीतना चाहता है, यहाँ पर जमहूरियत की जड़ें मजबूत करना चाहता है, वहीं साथ साथ पाकिस्तान के हर नापाक इरादे पर भी भारतीय सेना की नजर रहती है। और पाकिस्तान इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि उसकी कोई साजिश जो है पूरी नहीं हो रही, उसकी कोई खूनी साजिश पूरी नहीं हो रही और यहाँ से लोगों का विश्वास जो है वो लोकतंत्र में बढ़ रहा है। तो यही फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि पाकिस्तान इस तरह के हमले यहाँ करवा रहा है। बिल्कुल अजय, ये कायराना हमले जो हो रहे हैं एक के बाद एक, ये उस फ्रस्ट्रेशन का ही नज़ारा है। और अब मैं जानना चाहूँगी श्रीनगर में आसिफ कुरैशी के पास, आप बने रहिए अजय हमारे साथ। आसिफ, फयाज अहमद SPO के घर में घुसकर आतंकियों ने हमला किया, उनकी जान चली गई, उनकी बेटी और पत्नी की भी मौत हो गई। हमने देखा कि जम्मू में किस तरह से लोग भावुक होकर पाकिस्तान पर हमले की भी बात कर रहे हैं, सरकार से कड़े एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। वहाँ पर किस तरह का माहौल है? अवंतीपुरा से आपको क्या कुछ खबर मिल रही है?
देखिए प्रीति, अवंतीपुरा की बात करें तो तीनों जो मृतक हैं उनके शवों को दफना दिया गया है। लोगों में गुस्सा भी है लेकिन साथ साथ डर भी है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने सुरक्षा कर्मियों और उनके परिवारों को अब निशाना बनाना शुरू कर दिया है, उससे खौफ की लहर है। सुरक्षा बलों को पहले ही चेतित किया गया था कि इस तरीके की कई घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि जब श्रीनगर में एक हफ्ते के भीतर 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसके बाद ही अलर्ट जारी कर दिया गया था अभी, और सभी पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों के साथ काम करने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी मिलिटेंट इस हमले को अंजाम दे सके, कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स की तरफ से भी जमीन पर रणनीति बदली गई है और जो कार्रवाइयां हैं वो तेज करने की कोशिश हो रही है। श्रीनगर में एक हफ्ते में 3 हमले होते हैं और उसके बाद अब पुलवामा के अवंतीपुरा में जिस तरीके से एक पुलिसकर्मी और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या होती है, कहीं ना कहीं ये दोहरी मैसेज भेजने की कोशिश है मिलिटेंट्स की तरफ से कि एक जो बातचीत की प्रक्रिया है वो उन लोगों के साथ की जा रही है जो मुख्य धारा में पहले से ही शामिल है। इस बातचीत में ना तो अलगाववादी और ना ही मिलिटेंट संगठन शामिल है। दूसरा, मिलिटेंट्स के बारे में जो सुरक्षा बलों का ये कहना था कि ऑपरेशन ऑल आउट के बाद उनको समाप्त कर दिया गया है और मिलिटेंट्स की प्रेजेंस नहीं है। मिलिटेंट्स अपनी प्रेजेंस जताने के लिए इस तरीके की घटनाओं का अंजाम देंगे, ऐसा पहले ही संकेत था। लेकिन जम्मू में हुए ड्रोन हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों के लिए दोहरी चुनौतियां बन गई है कि एक तरफ यहां पे सक्रिय मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन करने, वही जो ड्रोन हमले के जरिए यहां पे जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाने की भी चेष्टा की गई है। कल ही आईजी कश्मीर ने श्रीनगर के हवाई अड्डे पर जाकर सुरक्षा की समीक्षा की और इसके साथ साथ सेना ने भी अपने सभी सैन्य ठिकानों के आसपास जो है सुरक्षा बढ़ा दी है और यहाँ पे इस तरीके का कोई हमला ना हो, उसको विफल किया जा सके, इसीलिए जो सुरक्षा की है समीक्षा की जा रही है। यानी कहीं ना कहीं जहां एक तरफ से बातचीत की बात शुरू हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में और जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर दोनों ही जगह पे हिंसा भी बढ़ने लगी है, जो कि चिंता की बात है। बने रहिए हमारे साथ। एक बार अपने मेहमानों के पास भी जाना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा कि सुरक्षा के इंतजामों को लेकर भी अब एक बार फिर से सारी की सारी एजेंसीज और डिफेंस फोर्सेज मिलकर जायजा ले रही हैं कि क्या किया जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ड्रोन से हमला एयरफोर्स स्टेशन पर, सबसे पहले उसे आप हमें एक्सप्लेन कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए सर कि कितना बड़ा ये खतरा है, कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ड्रोन से अटैक किया और वापस भी ले गए उसे। क्या ये पहली बार हमने ऐसा देखा है और किस तरह से इस चुनौती को अब टैकल किया जाएगा? सबसे पहले तो ये जो ड्रोन से हमला किया गया है ये एक डेलिब्रेट एक्शन है जो प्लान किया गया और एक स्पेसिफिक टारगेट पे, और इसका टाइमिंग भी इन्होंने बहुत चालाकी से चुना है। दूसरी बात ये है कि जो डीजीपी साहब हैं उन्होंने क्लियरली 2 चीज कही है। पहला कि ये टेररिस्ट अटैक है, दूसरा ये ड्रोन से किया गया है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी को टेररिज्म के लिए जो इस्तेमाल किया गया है, ये एक जो टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट का स्तर है, लेवल है जी, वो एकदम बढ़ गया है। पहले भी ऐसे संदेश आ रहे थे क्योंकि अगस्त 2019 के अंदर में ड्रोन्स को इस्तेमाल करके वेपन्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था अमृतसर के इलाके में। उसके अलावा पिछले साल भी जून और सितंबर में, और इस साल में अप्रैल और मई में इसको इस्तेमाल किया गया। देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जिस प्रकार अर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई हुई उसमें लॉइटरिंग म्यूनिशन और ड्रोन अटैक्स का खास इस्तेमाल किया गया, और इस साल जो मई का इजराइल और हमास के टेररिस्ट के बीच में लड़ाई हुई 11 दिन की, उसमें भी ड्रोन एक खास टेक्नोलॉजी दिखाई दी। लेकिन इजराइल ने इसके डिफेंस के लिए और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना एक आयरन डोम बनाया है। लेकिन ये जो चुनौती हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में आई है, और एक बात पक्का है, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, डिटेल्स आ जाएंगी और बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा कि कहां से लॉन्च हुआ है, क्या रास्ता लिया है, क्या ये बॉर्डर के अक्रॉस से आया है। अगर ये बॉर्डर के अक्रॉस से आया है तो ये पक्का एक वॉर का एक्ट है। और देखिए, पाकिस्तान के अंदर में जो टेररिज्म है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हाल ही में FATF ने फिर दोबारा से उनको 3 साल के बाद, जून 2018 के बाद में अभी भी उनको ग्रे लिस्ट में रखा है। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हाल ही में हुए SCO की एक फ्रेमवर्क की एक मीटिंग के अंदर में NSA अजीत डोवल जी ने कहा उस वक्त में, बिल्कुल कहा कि हमको जरूरत है कि हम मॉनिटर करें
कि किस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी टेररिस्ट ग्रुप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी जो ड्रोन से वेपन स्मगलिंग करने की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी सोशल मीडिया का इस्तेमाल, और ये बिल्कुल सामने में आ गया। अगर आप इसका टाइमिंग देखें तो बिल्कुल क्लियर पता लगता है कि इसके पीछे में जो तार हैं वो कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और जी जनरल गुरमीत सिंह, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप बने रहिए, मुझे एक बार एयर कॉमोडर अनिल शर्मा जी के पास भी जाना है। एयर कॉमोडर अनिल शर्मा, एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया में ये ड्रोन भेजकर हमला करना, किस तरह से अब एयरफोर्स इसको इस चुनौती को हैंडल करेगी, और क्या जो इजराइल ने तकनीक इस्तेमाल कर रखी है फिलिस्तीन से ड्रोन अटैक्स के लिए, क्या जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कह रहे थे वो लाने का अब समय आ गया है भारत में भी? जी, ये ड्रोन अटैक एक नया फेज खोला है लड़ाई के मैदान में। ये हमें अगर आप 2011 के बाद देखें तो चाइना इसमें बहुत एक्टिव हो गया है और उन्होंने बहुत सारे आर्म्ड ड्रोन्स बनाए हैं और उन्होंने काफ़ी कंट्रीज को सप्लाई किया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, काफ़ी कंट्रीज को ये सप्लाई किया है। और तब से लेके आज तक ये धीरे धीरे काफ़ी वॉर्स में यूज़ हुआ है, सीरिया में यूज़ हुआ है। अभी लेटेस्ट मार्च में हमारा सऊदी अरेबिया में जो अटैक हुआ है ऑयल फील्ड्स पे, तो उससे हमें ये उसी समय सोच लेना चाहिए कि ये हमें इसके बारे में एक्शन करना है। भारत इस पे बहुत पहले से काम कर रहा है। एयरफोर्स स्पेशली हमारे पास ऐसे रडार्स हैं जो डीआरडीओ बना रहा है, जिसमें हम यूएवीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग रेंज यूएवीज जो हैं, जो हैवी पेलोड के साथ उड़ते हैं। लेकिन जो स्मॉल ड्रोन्स हैं लाइक क्वाड्रीपॉड्स हो गए, हेक्सापॉड्स हो गया, ये आप कहीं से भी उड़ा सकते हैं। एक बिल्डिंग के ऊपर से, पार्क से, स्टेशन के बाहर से, किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बाहर से उड़ा सकते हैं। इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है और यही चुनौती है। जी एयर कॉमोडर अनिल शर्मा, आपसे इस बारे में और भी चर्चा करूंगी। इन छोटे ड्रोन्स को डिटेक्ट करना सबसे बड़ी चुनौती है। कहीं पर भी बैठकर रिमोट कंट्रोल के जरिए कोई भी इन्हें लॉन्च कर सकता है और वापस अपने पास बुला सकता है। तो इसका फिर अब उपाय क्या है? किस तरह की तैयारी करनी होगी एयरफोर्स को आने वाले समय में? देखिए, एयरफोर्स तैयारी कर रहा है, इसमें डीआरडीओ भी इसमें जुड़ा हुआ है। फिलहाल में डीआरडीओ ने लेजर गन्स वगैरह कुछ बनाई हैं जो अभी प्रोडक्शनाइज नहीं हुआ है। तो ये हमें अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना पड़ेगा हर एक स्टेशन का, मिलिट्री बेस का। अभी कल के दिन जो है एयरफोर्स पे जस्ट 2 ड्रोन का अटैक हुआ है, जिसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ। अगर हम देखें तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इट्स ए लो प्रोफाइल। लेकिन ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है किसी मिलिट्री बेस पे अटैक करना। तो इसको करने के लिए हमें हर एक अभी स्टेशन को देखना पड़ेगा। कल को ये मिलिट्री बेस पे हो सकता है, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। आज 2 ड्रोन आए, कल 50 ड्रोन आ सकते हैं। और आप सोचिए तो 50 ड्रोन एक बेस पे आ जाए तो कितना बड़ा खतरा इसमें हो सकता है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें अपनी SOPs बनानी पड़ेंगी। और मेरा तो ये सजेशन है कि हमें हर मिलिट्री स्टेशन बेस के विदिन 5-6 किलोमीटर एक विजिलेंस बढ़ाना पड़ेगा हमारी लोकल पुलिस के साथ मिलके, जिससे ऐसा कोई ड्रोन जो है वहां से टेक ऑफ नहीं कर सके। दूसरा, हमें एंटी ड्रोन टेक्निक्स हैं हमारे जो वर्ल्ड में है, उनको स्टडी करना पड़ेगा। और जो भारत के लिए अच्छी टेक्निक है उसको डीआरडीओ को डेवलप करना पड़ेगा। तो वो टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, अब समय आ गया है कि डीआरडीओ उस तरफ अग्रसर हो, वो उन तकनीकों का समय आ गया है इस्तेमाल करने का। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जैसे कि एयर कॉमोडर अनिल शर्मा कह रहे हैं कि देखा जाए तो हमें नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत डेयरिंग अटैक है, एक तरह से भारत को ललकारने की कोशिश की गई है। तो डिफेंस फोर्सेस की तरफ से रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? देखिए, नुकसान कितना हुआ है इसका मतलब नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ड्रोन को एक टेक्नोलॉजी की तरह इस्तेमाल किया है और हमला किया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब एक और है कि सिक्योरिटी के अंदर में एक चूक हुई है, एक ब्रीच हुआ है, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी इंटेलिजेंस और अलर्टनेस को एकदम पुख्ता करें। हमारे पास में ज्यादा इलाकों को डिफेंड करने के लिए जो ड्रोन के अटैक है उनके लिए काबिलियत बनानी पड़ेगी। अभी हमारे पास में काबिलियत है जो स्पेसिफिक एरियाज को किस प्रकार डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो जगह है, ज्यादा जो टारगेट है, उनको किस प्रकार डिफेंड करना है। और डीआरडीओ, बीएल ने ऑलरेडी ये जो टेक्नोलॉजी है उनके पास में है। और आपने देखा होगा कि पिछले साल जो 15 जनवरी को
जो आर्मी डे परेड के अंदर में दिखाया गया था कि 75 ड्रोन को इस्तेमाल करके किस प्रकार टारगेट करते हैं। लेकिन ये जो बात हुई है जम्मू में, इसमें जो बड़ी बात है कि हम अपना डिफेंस कैसे तैयार करें, अपना सिक्योरिटी कैसे तैयार करें, क्योंकि इसके अंदर में डिटेक्शन चाहिए, इसके अंदर में चाहिए सॉफ्ट या हार्ड तरीके से उसको किस प्रकार बर्बाद किया जाए। देखिए, ये हमारे पास में ऑलरेडी रडार, एयर डिफेंस, ये सब पुख्ता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो नया अध्याय जुड़ा है ड्रोन्स का और उसको टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट के साथ मिलाकर, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान ने जो जरूरत की है इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसी के चलते आवाम भी अब दबाव बना रही है सरकार पर कि एक तरफ जहां बातचीत की कोशिश हो रही है, कुछ लोग चाहते हैं कि अभी भी पाकिस्तान को टॉकिंग टेबल पर बुलाया जाए, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ऐसी जुर्रत कर रहा है। और अगर जैसा कि आपने कहा पाकिस्तान का हाथ इसमें स्पष्ट हो जाता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, एयर कॉमोडर अनिल शर्मा और हमारे दोनों संवाददाता अजय बाचलू और आसिफ कुरैशी। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।